तो जो हमेशा जो एक सीमा से बंधा है वो मृत्यु है। तो एक ऐसी चीज़ है सर जो इंसानी मृत्यु पे एक पॉज बटन लगा सकती है या तो उसको काफ़ी दूर ढकेल सकती है। तो क्या आप जिंदा रहोगे अगर आपके विचार जिंदा रहेंगे, या वो विचारों के रूप में आप जिंदा रहोगे? मतलब अपने थॉट्स को कहीं तो सेव करना एग्जैक्टली चैट जीपीटी LLM मॉडल है और इसमें दोनों में क्या फ़र्क है? जब आप बोलते हो कि मुझे दुख हो रहा है, हाँ। आज का LLM खाली बता पाता है अरे आई एम विथ यू, बट दे आर नॉट रियली विथ यू। बट क्या आपको पता है कि एक ऐसा अपना एक दुश्मन है जो समंदर के अंदर भी 9 प्लानिटरी बाउंड्री है, इसमें से ऑलरेडी हम लोग 7 बाउंड्रीज क्रॉस कर चुके हैं। अगर फूड वेब की जो नींव है, अगर ये इसी तरीके से घूमती रही तो पूरी इमारत किस तरीके से खड़ी होगी। कि जहाँ पे सुई से काम होना चाहिए था वहाँ उनको तलवार इस्तेमाल करना बट ये उम्र मेजर करने का सबसे सही पैमाना है क्या? ये जो टॉप के 10% लोग हैं ना, हाँ ये टोटल कितना इनकम लेकर जाते हैं अपने घर पे? 75% पूरे वर्ल्ड की इनकम। तो इसको हम लोग ने जब स्कैन करना शुरू किया तब हमें 10 से 12 साल लगे। 50 दिन से 50 दिन से 10 से 12 साल लगे। तो सोचिए, ये तो एक तरीके का मैं देख रहा हूँ कि पैंडेमिक टाइप की सिचुएशन है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं और जो अभी भी चल रहा है। किशन अब कौन से रैंक पे आ गया? फर्स्ट रैंक पे। तो ये देखकर, ये जो जंप है, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। एक साल में इतना जंप सर 9 से फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट इनका दोस्त मैं नितिन यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भविष्य की। भविष्य कोई जगह नहीं जहां कोई पहुंचे। भविष्य एक सोच है जिसके शुरुआत हम आज से करते हैं। हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो शायर हो, या वो बालक हो, या वो बुजुर्ग हो, या वो आस्तिक हो, या वो नास्तिक हो। भविष्य एक शब्द नहीं, एक सोच है। आज इसी भविष्य के बारे में हम बात करेंगे। ये भविष्य ना मेरा होगा, ना आपका होगा, ना इनका होगा। ये भविष्य ना ही आपके परिवार का होगा, ना कि जिस देश से आप देख रहे हैं उस देश का होगा। ये भविष्य होगी मानव जाति की। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे फर्स्ट माइंड वैभव परब और हमारे थर्ड माइंड महेश सोलंकी और मैं सेकंड माइंड नितिन यादव आपका होस्ट। तो वैभव जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको भविष्य के लिए ऐसी क्या बातें हैं जो एक्साइट करती है? काफ़ी अच्छा सवाल है। अभी अगर हम लोग जब भविष्य की बातें करते हैं तो अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे क्या एक्साइट करता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होगी, क्योंकि हम लोग ये मानव जाति के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो मानवीय सीमा को भौतिक तरीके से या वैचारिक तरीके से या शारीरिक तरीके से भी जो उसकी सीमा है वो लांघ सके। अभी ऐसी कौन सी बातें होगी, या जो इंसान जो है वो कौन सी सीमाओं से बंधा हुआ है? तो जो हमेशा जो एक सीमा से बंधा है वो मृत्यु है। उसको हमेशा से जो डर रहा है वो जीवन के अंत का रहा है। हाँ, अभी उसने हमेशा ये इसमें अमरत्व पाने की कोशिश की। आपकी कहानियों में भी देखोगे तो इंसान ट्राई करता है कि उसको अमरत्व कैसे मिले। बराबर। वो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो रिप्रोडक्शन से ट्राई करता है कि जो अपनी पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाए, या ऐसी कोई चीज़ बनाए, भौतिक चीज़, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया, ठीक है, जो जिसका इसके वजह से वो नाम अमर रहा। या तो वैचारिक रहता है अमरत्व, कि अपने विचार पीछे छोड़ जाए, जैसे गांधी जी ने अहिंसा का विचार पीछे छोड़ा और वो हमेशा उसके लिए जाने जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रोचक बातें ऐसी लगेंगी जो ये सीमाओं को पार कर सके। तो एक ऐसी चीज़ है सर जो इंसानी मृत्यु पे एक पॉज बटन लगा सकती है या तो उसको काफ़ी दूर ढकेल सकती है। ओके, हाँ, क्या बात है। तो काफी interesting इसका नाम है बायोस्टेसिस। हाँ, अभी इस कहानी की शुरुआत होती है सर 1960 से। 1960s में यूएस में एक काफ़ी जाने माने प्रोफेसर थे, रॉबर्ट एटिंगर। उनकी एक काफ़ी फेमस बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था प्रोस्पेक्ट ऑफ इमोर्टैलिटी। अभी ये बुक फेमस क्यों हुई? क्योंकि उसमें उन्होंने एक आइडिया दी थी, एक पॉसिबिलिटी जाहिर की थी कि अगर इंसान का जो शरीर है वो अगर मृत्यु के बाद हम लोग क्रायोजेनिक तरीके से प्रिजर्व कर पाए, तो जब भी ऐसी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आए कि जो बॉडी को रिपेयर या रिवाइव कर सके, तब
हम वो इंसान को वापस ज़िंदा कर सकते हैं। उन्होंने जो डेथ है उसको एक प्रोसेस की तरह देखा, ऐसा कि जैसे हम लोग आज कार्डियक अरेस्ट आता है तो CPR कैसे देते हैं, आप उनकी हार्ट बीट वापस चालू कर दो। तो उन्होंने उसी तरीके से कहा कि क्यों ना हम लोग ये बॉडी को प्रिजर्व करें, ताकि जब भी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी तब हम लोग वापस ऐसी ही किसी प्रोसेस से उनको रिपेयर और रिवाइव कर पाएंगे। Okay. अभी ये जब आई थी ये आइडिया कल्पना, तब की साइंटिफिक कम्युनिटी में ये काफ़ी क्रांति लाई। तो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे एक कैलिफोर्नियन कपल। ओके। उनको भी इच्छा थी कि हमारी फैमिली के डेथ के बाद उनकी बॉडीज़ प्रिजर्व की जाए, ताकि आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी ज़िंदा हो सके। तो इसी आइडिया से बनी एक कंपनी जिसका नाम है एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन। अभी ये जो कंपनी है वो क्या करती है, बायोस्टेसिस को क्रायो प्रिजर्वेशन से अचीव करती है। अब पहले समझते ये बायोस्टेसिस क्या है। तो एक ये ऐसी अवस्था रहेगी जिसमें आपका शरीर एक ऐसी स्टेट में चला जाएगा जहाँ पे आपको ज़िंदा रहने के लिए जितनी ज़रूरत है उतने ही एनर्जी खर्च होगी, या तो डेथ के बाद वो एग्जैक्टली पॉज स्टेट में रहेगा कि आपके ऑर्गन्स और हर चीज़ प्रिजर्व तरीके से रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बायोस्टेसिस है कि ये अम्ब्रेला आइडिया है, एक बड़ा आइडिया है। इसमें आता है ये क्रायो प्रिजर्वेशन जो कि डेथ के बारे में डील करता है, और भी तरीके इसको अचीव करने के। अभी ये जो अल्कोर फाउंडेशन है वो क्या करती है, मैंने कहा कि क्रायो प्रिजर्वेशन। ये कैसे अचीव करते हैं कि जब भी किसी की लीगल डेथ होगी उसका क्या करेंगे, वो डेड बॉडीज लेंगे, उसको वो लो टेम्परेचर पे फ्रीज करेंगे। ओके। अभी आपको लगेगा अरे इसमें तो क्या कंपनी की ज़रूरत है, तो बहुत इजी टास्क है, लो टेम्परेचर पे तो कोई भी फ्रीज कर सकता है। तो अगर आप ऐसा करने जाओगे तो ह्यूमन बॉडी 60% वाटर से बनी होती है। बराबर। तो जैसे ही आप किसी सिंपल तरीके से उसको फ्रीज करने जाओगे तो अंदर की जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आइस क्रिस्टल में बदल जाएंगे। ओके। और जैसे ही क्रिस्टल में बदल जाएंगे तो आपकी कोशिका जो उसको फाड़ देंगे, तो फिर वो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ये बॉडीज़ को विट्रीफाई करते हैं। अभी ये विट्रीफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें आपका पूरा जो बॉडी में जो वाटर या लिक्विड है वो पूरा एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा। और इसको एक क्रायो प्रोटेक्टेंट लिक्विड से भर देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी भले -196 डिग्री तक नीचे चली जाए, जो कि तापमान होता है जिसमें ये लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, बट फिर भी आइस क्रिस्टल नहीं बनते और बॉडी फ्रीज हो जाती है। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज आज बाज़ार में मौजूद है जो ये आपको करके दे देंगी। ठीक है, इसी फील्ड में अगर एल्कोर की बात करें तो उनके पास ऑलरेडी 1500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी लीगल डेथ के बाद एल्कोर उनको क्रायो प्रिजर्व कर ले। ओके। और आज की डेट में 250 से ज़्यादा बॉडीज एल्कोर के कंपनी में प्रिजर्व्ड है, क्रायो प्रिजर्व की स्टेट। ओके। ओ मतलब इतना टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई। कितना लोगों में अवेयरनेस आ गया है कि अपने आप को फ्रीज करा के रख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसी सिमिलर कंसेप्ट है जिस पे नासा भी काम कर रहा है। अच्छा। अभी एल्कोर का क्या कंसेप्ट है कि डेथ के बाद किसी को रिवाइव करना और तब तक बॉडी प्रिजर्व करना, बट नासा का ये कंसेप्ट नहीं है। नासा क्या चाहती है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस ट्रैवल है वो पॉसिबल हो सके, तो वो भी वो बायोस्टेसिस से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2008 में नासा के ही एक PhD साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टडी पब्लिश की थी जहाँ पे उन्होंने टॉरपोर स्टेट का जिक्र किया था। ओके। अभी ये टॉरपोर स्टेट क्या होता है? हाँ। तो टॉरपोर स्टेट को आप कुछ ऐसे समझिए कि जहाँ पे थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया से किसी भी जीव का जो टेम्परेचर है वो 5 से 60 डिग्री नीचे किया जाता है। शरीर का जो तापमान है वो 5 से 60 डिग्री नीचे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि उसका जो मेटाबॉलिकल रेट है वो भी नीचे चला जाता है और शरीर कम एनर्जी, मतलब जितनी एकदम ज़रूरी है उतनी एनर्जी कंज्यूम करने लगता है। अभी ये कुछ नया आइडिया था क्या? तो नहीं, नेचर में ऐसे एनिमल्स ऑलरेडी अवेलेबल है जो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे कि बेयर हो गया, स्क्विरल्स हो गए, फ्रॉग हो गया। हाँ। वो विंटर के समय में अपने बॉडी का टेम्परेचर नीचे करके हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। ओके। और जैसे ही स्प्रिंग आता है अपने शरीर का उनका टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाता है, वो अपनी लाइफ वापस से शुरू करते हैं। तो यही टॉरपोर स्टेट अचीव करने की कोशिश नासा के वैज्ञानिकों ने की। अभी आप इसको ऐसे समझिए कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे अंतरिक्ष यात्री जब रॉकेट में रहेंगे, जब दूर की स्पेस यात्रा कर रहे रहेंगे, समझो
कि मंगल ग्रह की यात्रा करिए, जिसको अगर नॉर्मल तरीके से करने जाए तो 7 महीने लगेंगे। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री ये समय में एक चेम्बर में रहेंगे, एक बॉक्स रहेगा जिसमें वो ये टॉर्पोर स्टेट में रहेंगे, जिसमें उनको खाना वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो उनको आईवी ड्रिप से मिलते रहेंगे। और ये टॉर्पोर स्टेट समझो एक इसमें इंटरप्शन रहेगा कि समझो 2 हफ्ते बाद आपको वापस उठाया जाएगा, वापस आप टॉर्पोर स्टेट में जाओगे। तो इससे क्या होगा, जो स्पेस लॉन्ग स्पेस ट्रैवल का जो फटीग होता है या उसका जो स्पेस इफेक्ट होता है वो उनके ऊपर अंतरिक्ष यात्रियों पे काफ़ी कम गिरेगा। ठीक है, उनको एक्सरसाइज वापस जो करना पड़ता है जस्ट टू मेंटेन देयर रेगुलर हेल्थ, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नासा अचीव करना चाहती है। तो इसीलिए मैं सर काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि जो शारीरिक सीमाओं के वजह से जो स्पेस ट्रैवल भी जो असंभव लग रहा था, अगर ये आ जाए तो वो भी संभव हो पाए। बराबर। तो आपने मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि मतलब इंसान जो मैं अमर बनना चाहता हूँ, तो जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बताई है, मतलब इंसान फिर ऐसे ही अमर भी बन सकता है। और सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप टॉर्पोर स्टेट का बता रहे थे, ये अभी तक कहाँ तक पहुँचा, मतलब सक्सेस हो गया? तो सर चीज़ ऐसी है कि नासा ने ये जो है ये चूहों और डॉग्स पे सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है। ओके। और एक कंपनी है स्पेस वर्क इंजीनियरिंग नाम की, जिसको इन्होंने हायर किया है कि आप ये ह्यूमंस पे कैसे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके। इसलिए तो इसका प्रोसेस चालू है सर। ठीक है सर। अभी मतलब आपने बता तो दिया कि मतलब ऐसे फ्यूचर में हम लोग ने अभी जो बॉडी वगैरह अभी जो प्रिजर्व करके रखी है, बट इसमें मेरे को एक डाउट आया सर। हाँ बताइए। मतलब डाउट ये है कि समझो मेरे मरने के बाद मैंने अपनी बॉडी प्रिजर्व करके रख भी थी, ठीक है, बट क्या अपनी टेक्नोलॉजी उतनी वहाँ तक पहुँची है कि इंसान को जिंदा कर सके? अभी तक तो नहीं सर। तो आइडिया यही है कि जब पहुँचेगी, क्योंकि इंसानों को हमेशा भरोसा है कि एक दिन हम लोग ऐसे स्टेज पे पहुँचेंगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी ला सके जो डेथ को रिपेयर और रिवाइव कर सके। हाँ, मे बी मतलब ये हो सकता है कि वो 500 साल के बाद आए या 600 साल के बाद आए, कभी भी आए। यस। बट मुझे इसमें ये डाउट है कि समझो अगर मैंने अपनी बॉडी प्रिजर्व कर भी दी और 500-600 साल के बाद अगर वो टेक्नोलॉजी आ जाती है और मैं जिंदा हो भी जाता हूँ, बट इंसान को जो जीने का ये होता है कि मैं इमोर्टल हो जाऊँ, वो क्यों होता है? ताकि वो अपनी फैमिली के साथ रहे या अपने लव्ड वन के साथ रहे। बट अगर 500 साल के बाद अगर मैं जिंदा होगा और मेरा जो लव्ड वन है जिनके साथ मैं रहना चाहता हूँ वो मेरी फैमिली हो गई वगैरह, वो नहीं होगा, तो फिर मेरा जी के भी मतलब क्या है? बराबर सर। मतलब मैं चाहता हूँ कि शायद इंसान रहे ऐसे कि सच में प्यार के बिना पे हर चीज़ सोचे। बट अभी मैं एक बात समझता हूँ कि हम जब ये सोचते हैं तब ऐसा सोचते हैं कि हम अकेले को ही प्रिजर्व करेंगे, बट जिसके पास पैसा होंगे वो तो सर पूरी फैमिली को प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट? हाँ बराबर, ये हमारी सोच है। यू आर गरीब सर। बराबर, हमारी सोच है कि हम अपने आप को ही प्रिजर्व कर ले, बट जिनके पास पैसे है वो ट्राई करेंगे कि उनके साथ जो भी है, जो 1500 लोग नाम है। अभी आपने बात निकाली है कि इंसान को हमेशा अपने लव्ड वन के साथ रहने की चाह रही है, बट मुझे लगता है कि जब इंसान को ये मौका मिलेगा कि वो एक अनलिमिटेड ईयर्स तक जी सके, आई होप कि ऐसा अगर मिले, तो मुझे नहीं लगता कि वो पूरे अनलिमिटेड ईयर्स एक ही के साथ निकाल पाएगा। बराबर, उनके भी चेंज होते रहेंगे। सो हाँ, बट खाली ये अभी जैसे कि मेरे दादा थे, हाँ, उनके टाइम की अलग टेक्नोलॉजी थी, मेरे टाइम अलग टेक्नोलॉजी है। अगर ये 500 साल के बाद आ रही है तो उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी रहेगी? अगर मैं जिंदा हो जाता हूँ जो भी, तो वो मतलब उसको अडॉप्ट कर पाएगा, सीख पाएगा, क्या कैसे रहेगा? डेफिनेटली सर। तो इंसान की जो एक काबिलियत है जिस पे मेरे को हमेशा से नाज रहा है, वो कि जो है कि एडेप्टेबिलिटी की काबिलियत, कि इंसान एडेप्ट कर लेता है। अभी फॉर एग्जांपल आप एक अज्यूम करते हैं कि एक 500 या 1000 साल बाद आप रिवाइव हो गए, ठीक है, आपके पास अभी बहुत ज़्यादा वक्त है कि आप वो टेक्नोलॉजी सीख पाओ और यूज़ कर पाओ। अभी आप देख पाओगे सर कि अपने पेरेंट्स भी जिनको मोबाइल
यूज़ करना नहीं आता था, वो भी आज इंस्टाग्राम पे इतना टाइम स्पेंड करे कि हमको बताना पड़ रहा है कि बस बस yes, 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 पहले वो बोलते थे मोबाइल यूज मत करो, अभी हमको बोलना पड़ता है। हाँ ठीक है। बट इसमें मेरे को एक लास्ट और एक डाउट आ रहा है हाँ कि जैसे हम सालों से देखते आ रहे हैं, जब जैसे अपनी करेंसी चेंज होती जा रही है, Yes. पहले बार्टर सिस्टम था, फिर गोल्ड गोइंग्स है, यस ठीक है, अभी अपना करेंसी चेंज हो रही है, तो 500 साल के बाद मतलब मनी का वैल्यू कुछ और होगा या फिर तो वो इंसान अगर समझो 500-600 साल के बाद अगर वो रिवाइव हो रहा है तो उसके पास तो कुछ नहीं होगा। वेरी नाइस सर। तो बेसिकली क्या हुआ, यही क्वेश्चन शायद एल्कोर के फाउंडर्स को भी आया होगा, तो इसलिए उन्होंने पेशेंट केयर फंड रखा है, अच्छा अच्छा। जो ना कि सिर्फ उनके प्रिजर्वेशन के लिए काम आएगा, बट शायद जब फ्यूचर में शायद वो रिवाइव हो पाए तब उनके एक बेसिक लाइफ स्टार्ट करने के काम भी आ जाएगा। नाइस। हाँ। और तो ये तो अच्छी बात है, मतलब ये काफ़ी अच्छा लगा। तो सर ये आपने तो बात की कि शरीर अमरत्व करने की, मतलब इमॉर्टल होने की, ये तो बायोलॉजिकल हो गया। अगर ऐसा कुछ है कि टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का मिलके कुछ आ रहा है? टेक्नोलॉजी का भी कुछ आ रहा है सर, यस। सो चीज़ ऐसी है कि जैसे आपने कहा कि ये सब डिपेंडेंट है कि शरीर अवेलेबल हो, हाँ। बराबर। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें जिंदा क्या रखता है, तो हमें जिंदा रखता है अपने विचार। एग्जैक्टली अपने विचार। जब हम लोग विचारों की बात करते हैं तो क्या क्या होता है, वो अपनी मेमोरीज होती है, अपने इमोशंस होती हैं, अपना हमने जब जो आज तक सीखा होता है वो चीज़ होती है, बराबर। अपना एक कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, वो है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम लोग डिजिटली कहीं पे सेव कर पाए क्लाउड में, तो क्या आप जिंदा रहोगे? अगर आपके विचार जिंदा रहेंगे या वो विचारों के रूप में आप जिंदा रहोगे? मतलब अपने थॉट्स को कहीं तो सेव करना। एग्जैक्टली दैट मीन्स अभी ये सारा आपका कहाँ पे रहता है, आपके शरीर के दिमाग में। एग्जैक्टली। हाँ। तो हम यहाँ पे बात करें सर दिमाग अपलोड करने की क्या क्लाउड, बात कर रहे हो? ठीक है। इसको ये टेक्नोलॉजी को कहते हैं होल ब्रेन एम्यूलेशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे जो पूरा मेमोरी, इमोशंस, कॉन्शियसनेस ये अपलोड करने की, अपना पूरा दिमाग अपलोड करने की, ठीक है। तो अब ये ईजी होगा क्या? लग तो नहीं रहा है। तो होना। हाँ। अभी ये कितना डिफिकल्ट होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे आज तक के सबसे एडवांस बायोलॉजिकल ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हो कि ये अपलोड करोगे, ठीक है। जब ये आइडिया पहली बार कॉइन हुआ था तब हमने क्या किया, क्योंकि हमें ब्रेन स्कैन करना है तो पहले हम लोग ये एनिमल टेस्ट करते हैं, करेक्ट। बराबर। तो हमने क्या किया, एक टेपवर्म, एक छोटा सा सूक्ष्म कीड़ा होता है, Okay. ठीक है, उसके ऊपर ये आइडिया ट्राई करने की कोशिश की। तो उसके पास ब्रेन में 302 न्यूरॉन्स होते हैं। अभी ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो इसको आप ब्रेन के रोड्स की तरह समझो। अभी जिस जिले में या जिस नगर में आप रहते हो वहाँ के जो रोड्स होते हैं, वो ऐसा हर रोड तो आपके डेस्टिनेशन पे नहीं जाता। बराबर। हाँ। एक छोटा रोड दूसरे छोटे रोड से कनेक्ट करता है, वो छोटा रोड एक बड़े रोड से कनेक्ट करता है, वो बड़ा रोड हाईवे से, और ऐसे करते करते आप अपनी मनचाही मंजिल तक पहुँचते हो, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स का भी कुछ ऐसा ही है। ये न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन के रोड्स है, और ये रोड जितने बड़े या जितने ज़्यादा लंबे उतना ज़्यादा वक्त इनको स्कैन करने में। तो जब हम लोग ने ये सूक्ष्म कीड़े का ब्रेन स्कैन करने की कोशिश की तो वो करते करते हमें 50 दिन लग गए। अभी आप बोलोगे 50 दिन तो क्या है सर, डुएबल है, इजी है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप था सर फ्रूट फ्लाई, जो मक्खी होती है, हाँ। उसका ब्रेन स्कैन करने की हम लोग ने कोशिश की। तो उसके दिमाग में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, तो 1 लाख न्यूरॉन्स होते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस, मतलब हाँ, इतनी छोटी सी मक्खी और 1 लाख हाँ। न्यूरॉन्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम लोग ने जब स्कैन करना शुरू किया तब हमें 10 से 12 साल लगे। 50 दिन मक्खी के से दिमाग को 50 दिन से 10 से 12 हाँ। साल लगे। तो सोचिए ये इतना बड़ा डिफरेंस है। अभी इसके बाद भी हम रुके नहीं, हम लोग ने सोचा कि चलो चूहे का दिमाग स्कैन करते हैं। ओके। तो चूहे के दिमाग के रेत के दाने जितना हम लोग ने हिस्सा लिया और उसको स्कैन करने की कोशिश की, क्योंकि चूहे के दिमाग में होते हैं 7 करोड़ न्यूरॉन्स। अगर उसको पूरा स्कैन करने का हम लोग सोचते तो हमें 50 से 100 साल तक लग जाते। ओके। सर तो ऐसी किया चीज़- कि नहीं अभी तक? तो उनका जो भी है वो रेत के दाने जितना हिस्सा ही हम लोग अभी तक स्कैन कर पाए, Okay, ठीक है। हाँ। और वो भी जो स्कैन किया उसका सर साइज कितना निकला, कितना निकला होगा? 2 मिलियन GB, ठीक है। तो ये कितना होता है सर, इतने में तो आप 20,000 4K मूवीज देख सकते हो।
इतना बड़ा साइज होता है ये। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ह्यूमन ब्रेन स्कैन करने के लिए कितना बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आया होगा, क्योंकि ह्यूमन के ब्रेन्स में 8,600 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। ओ आज अगर इसको स्कैन करने जाए तो हमें लगभग हज़ारों साल लग जाएंगे पूरा ब्रेन स्कैन करने में, और ना जाने कितने डेटा सेंटर्स की मेमोरी भी खर्च करनी पड़े। ओके, समझ वो रहे भी हो? सिर्फ हाँ, एक आदमी का। वो भी सिर्फ एक दिमाग स्कैन करने के लिए। ये तो हम लोग ने स्कैन करने की बात की। इसके बाद भी 2 स्टेप बचते हैं, एक ट्रांसलेट और दूसरा सिम्युलेट। अभी ये क्या है कि समझो आपने दिमाग तो स्कैन कर लिया, उसकी इमेजेस आ गई आपके पास, उसके मॉडल्स आ गए। अभी वो इमेजेस और डेटा का सेंस भी तो बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि रोड्स का अपने को पता होना चाहिए, ये रोड यहाँ से कहाँ जा रहा है, वहाँ से कहाँ जा रहा है। वैसे ये न्यूरॉन्स का आपको पता करना पड़ेगा कि ये न्यूरॉन्स एग्जैक्टली प्रोसेस क्या कर रहे हैं, कि इंसानी दिमाग में जो मेमोरी है, इमोशंस है, या उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, वो दिमाग के कौन से हिस्से में काम कर रही है और कैसे काम कर रही है। तो ये जो प्रोसेस है वो हमें वही बताएगा, जो कि ट्रांसलेट प्रोसेस है। ओके अब ये समझ जैसी हमें आ गई, तब टाइम आएगा ये इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करने का, मतलब सिमुलेट करने का। अभी ये सिमुलेशन 2 तरीके से हो सकता है। कैसे? कि जैसे कि आज के LLM मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर थ्रू कर रहे हैं, कि आप जाते हो उनकी वेबसाइट पे और क्वेश्चन पूछते हो तो आपको वो आंसर देते हैं। ठीक है, तो एक वैसे हो सकता है। दूसरा, मेरे को पॉसिबिलिटी ये लगती है कि ये जो सारा हम लोग ने डेटा जमा किया है, उसको हम लोग एक ह्यूमन एंड्रॉयड रोबोट में हम लोग इंस्टॉल कर दें। इसमें क्या होगा, ह्यूमन एंड्रॉयड रोबोट क्या रहता है कि जैसी हमारी शरीर की बनावट है वैसे ही वो रोबोट रहेंगे। ठीक है, और उसमें अगर हम लोग ने ह्यूमन जो हम लोग ने ब्रेन अपलोड किया है उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो वो पूरे के पूरे जिंदा आदमी की तरह काम करेंगे। ओके, ठीक है, जस्ट लाइक चिट्टी। जस्ट लाइक चिट्टी, एग्जैक्टली। ठीक है, बट उसमें उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने वो बनाया है, ना कि ब्रेन अपलोड किया है, ऑफ कोर्स। बट हाँ, मतलब वो इमेजिनेशन आपका करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका शरीर आपके साथ रहे ना रहे, आप डिजिटली हमेशा इमोर्टल हो गए। बराबर। तो इस टेक्नोलॉजी के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ सर। ये 2 चीज़ तो काफ़ी अच्छी काफी गई ना। हाँ। मतलब एक तो आप अमर हो गए अगर आप आगे जाके अगर ये टेक्नोलॉजी आई तो, और दूसरा आपका अगर विचारधारा ही अगर जीवित है, जीवित रहेगा तो आप आप जीवित जीवित एग्जैक्टली। और खाली विचारधारा नहीं, आपकी हर चीज़ इसमें जीवित रहेगी, क्योंकि आपका यहाँ पे दिमाग जिंदा है। हाँ सर, इसमें मेरे को 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक, क्या हम इसमें चेतना को इन्वॉल्व कर पाएंगे? जो हम एक ह्यूमन को क्या जिंदा रखता है, एक ह्यूमन को ह्यूमन क्या बनाता है? मेरी सोच, मेरी चेतना, मैं जीवित हूँ, वो दिखाता है। बराबर। तो जो आप ये बता रहे हो, इसमें चेतना, हमारी चेतना आ पाएगी क्या, जैसा एक ह्यूमन बिहेव करता है? और दूसरा, ये जो ChatGPT LLM मॉडल है और इसमें दोनों में क्या फ़र्क आता है? ओके, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, हाँ। ठीक है, कि क्या हम लोग इसमें चेतना या कॉन्शियसनेस ला पाएंगे? हाँ। तो उसका पहले एक आंसर एक सवाल से देना चाहूँगा कि क्या हम लोग आज तक समझ पाए कि ह्यूमन ब्रेन में जो चेतना है या कॉन्शियसनेस है वो दिमाग के किस हिस्से से आती है? मेरी जानकारी में तो नहीं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये स्कैनिंग या जो भी करने का, वो हमें ये भी बताएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से आ रही है। ये जो अननोन चीज़ है, जिस दिन हम लोग वो चीज़ें समझने लगे, तब इसमें शायद हम लोग वो कॉन्शियसनेस और वो चेतना ला पाए। ओके, ठीक है, अभी आपका दूसरा सवाल था कि जो ChatGPT या जेमिनाई जैसे LLM मॉडल्स है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क क्या रहेगा? फ़र्क है? तो इससे पहले जानते कि AI क्या होता है, ठीक है, और उसके कैसे स्वरूप रहते हैं अलग अलग। तो डेफिनेटली ये WBE जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करने का ही एक तरीका है। ठीक है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज हमारे पास है, जो कि LLM बेस्ड है, बट ये बहुत ही बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास है। अभी ये LLM मॉडल्स क्या होते हैं, आपके इंटरनेट पे जितना भी डेटा मौजूद है उसके ऊपर ये ट्रेन होता है। बराबर। तो इनके पास उतना ही डेटा है जितना इंटरनेट पे डेटा है। हाँ ओके। वो बस वो फैच करके आपकी क्वेरी को समझ के आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा वर्ड बता रहे हैं जो आपको पसंद आए या आपके आंसर के लगभग मैच कर पाए। मैच कर पाए। ठीक है,
अभी इसके आगे भी 2 स्टेप है एआई के। अच्छा, एक है AGI और एक है ASI। अभी AGI क्या है? ये है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ओके। ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक ऐसा स्टेप है, ठीक है, जहाँ पे जो एआई है वो लगभग ह्यूमन स्किल्स के बराबर आ जाएंगी, कि जो सीख भी पाएंगी कि क्या चीज़ें मेरे सामने हो रही है या मैं क्या देख रहा हूँ, उसको इंटरप्रेट भी कर पाएंगी। मेन तो आपको समझ पाएंगी। जब आप बोलते हो कि मुझे दुख हो रहा है, आज का LLM खाली बता पाता है अरे आई एम विथ यू, बट दे आर नॉट रियली विथ यू। AGI ये शायद सरपास करे, वो फील भी कर सके आपका दुख और उस तरीके से आपको आंसर दे पाए। अभी इसके बाद भी यहाँ पे अभी तक हम लोग ने बात की AGI को ह्यूमन स्किल्स के लेवल पे लाने की। अभी जैसे ही ये AGI आ गया तो वो क्या करने लगेगा, खुद ही अपनी गलतियों से सीख के खुद को सुधारने लगेगा, और ऐसा करते करते वो एक ऐसी लेवल पे आ जाएगा कि जितनी भी अर्थ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस है उससे उसको भी सरपास कर लेगा। तो उसके पास हर वो स्किल होगी जो अर्थ पे किसी ना किसी ह्यूमन के पास है। कि समझो कोई न्यूरो सर्जन है, समझो कोई इंजीनियर है, ठीक है, ये सारी स्किल्स वो अकेले के पास होगी। यस वो AI के पास होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये जो होल ब्रेन इम्यूलेशन है ना सर, ये बीच में कहीं रुकता है, मतलब वो AGI की तरह है। जहाँ पे नितिन का ब्रेन समझो हम लोग ने अपलोड किया, वो नितिन की तरह बिहेव करेगा। अभी नितिन जितनी लर्निंग कैपेसिटी रखता है वो ह्यूमन एंड्रॉयड जो है जिसमें नितिन का ब्रेन इंस्टॉल है वो भी उतनी ही लर्निंग कैपेसिटी रखेगा, वैसे ही आंसर करेगा। ठीक है, और एक फ़र्क मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो एक बड़ा फ़र्क है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी के जो LLMs है वो तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक उनका मॉडल अपडेट नहीं होता, मतलब कोई एक थर्ड पार्टी आके उसमें इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं करता। ठीक है, वो खुद से नहीं सीख पाता। अभी इसका एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि समझो आपने 2 ह्यूमन एंड्रॉयड लिए, जिसमें एक में आपने आज का LLM मॉडल इंस्टॉल किया और दूसरे में आपने किया ये जो होल ब्रेन इम्यूलेशन से जो हम लोग ने माइंड क्रिएट किया है वो। अभी अगर आप उनको बोलते हो कि ये फायर है, इससे हाथ जलता है, ठीक है, और आप बोलोगे LLM को कि जाओ और इसमें हाथ डालो, तो वो हाथ डालेगा और वैसे ही भले जलता रहे वो वैसे ही रहेगा। वो सीख नहीं पाएगा कि मेरी स्किन या मेरा जो मेटल का आर्म है वो जल रहा है, क्योंकि वो कुछ फील ही नहीं कर सकता। जबकि ये जो होल ब्रेन इम्यूलेटेड ह्यूमन एंड्रॉयड है वो क्या करेगा, वो हाथ डालेगा, उसका जलेगा, वो खुद ही हाथ पीछे खींच लेगा, क्योंकि ह्यूमंस का जो सर्वाइव स्किल है वो भी उसमें आया होगा। ह्यूमन के जो पेन रिसेप्टर से जो मेमोरी जुड़ी है जो कि बताती है कि अच्छा स्किन जलती है, वो भी उसमें आई रहेगी, तो वो मना करेगा या तो हाथ ही नहीं डालेगा। तो ये डिफरेंस है सर LLMs और ये होल ब्रेन इम्यूलेशन। तो जो आप बता रहे हो कि उसने वो भी अडॉप्ट कर लिया रहेगा, बट ये चेतना आने के बाद, मतलब वो पता करने के बाद। करेक्ट, यस, ये सारी चीज़ें एक फाउंडेशनल आइडिया है कि ऐसा हो सकता है। इन चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करना है और इसके आंसर्स ढूंढते ढूंढते वो टेक्नोलॉजी पे पहुंचना है। बट मुझे यकीन है, क्योंकि आज से 10 साल पहले हम लोग ने नहीं सोचा था कि LLM मॉडल्स इतने परफेक्ट हो पाएंगे। तो आई बिलीव कि नेक्स्ट 2 से 3 जनरेशन में ये होल ब्रेन इम्यूलेशन का आइडिया पिक करे और मेन स्ट्रीम में आए। अभी मेन स्ट्रीम में आने को इसको और क्या चीज़ रोक रही है, तो सबसे बड़ी चीज़ है इन्वेस्टमेंट। अभी LLM मॉडल्स जो थे उन्होंने खुद को प्रूव कर लिया, कॉर्पोरेट ने वो अपॉर्चुनिटी देख ली और पैसा डालने लगे उसमें। तो आज के दिन में LLM मॉडल्स के पास 100 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। बट जबकि ये जो होल ब्रेन इम्यूलेशन ये जो आइडिया है उसको ये लोग एकेडमिक प्रोजेक्ट की तरह ज़्यादा देख रहे हैं। आज गूगल रिसर्च जैसी कंपनीज है जो इसमें थोड़ा पैसा डाल रही है, या एलन इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट्स है जो इसमें काम कर रहे हैं, बट जो इन्वेस्टमेंट है वो $1 बिलियन के करीब ही है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे ये इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा ये प्रोसेस भी फास्ट होना शुरू हो जाएगी। तो सर ये चीज़ के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, ये क्योंकि ये काफ़ी एक्साइट करने वाली बात भी आपने बोली है कि अगर ये होल ब्रेन इम्यूलेशन आ गया तो हम अपना ब्रेन अपलोड कर पाएंगे। जैसे कि हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, न्यूटन बोलो, आइंस्टाइन बोलो, उनके अगर ये पहले होता तो उनके ब्रेन से हम सीख पाते, जो आज जहाँ पे भी हम आज अटकते हैं शायद उनका हम हेल्प ले पाते हैं।
हाँ, उनका हम लोग माइंड एक्सेस कर सकते Access थे कर पाते आज के डेट में, अगर ये टेक्नोलॉजी तब पॉसिबल होती तो। यस। गुड, वेरी गुड। ये तो आप बात कर रहे हो सर, काफ़ी लंबे समय की बात कर रहे हो, इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, शायद 100-150 साल लग जाए। 100-150 साल नहीं सर, मुझे लगता है इसमें एटलीस्ट 3 से 4 जनरेशन चली जाएंगे एटलीस्ट। 3 से 4 जनरेशन चली जाए, बट आज के लिए क्या है ह्यूमन के पास? अगर उसको अमर तो होना है तो उसको आज में कुछ है ह्यूमन के पास ऐसा? तो सर आज के दिन में अमरत्व पाने के लिए कुछ नहीं है, ओके। शॉर्ट आंसर ये है। बट ऐसी चीज जरूर उपलब्ध है जो आपकी एजिंग को स्लो कर सकती है। ओ, ठीक है, अभी ये क्या चीज़ है? तो ये है अपनी बायोलॉजिकल एज समझना। अभी ये बायोलॉजिकल एज क्या होती है? अभी मैं आपसे कहूँ कि आपकी एज क्या है, तो आप कहोगे समझो 32 ईयर्स है, आप कहोगे समझो 33 ईयर्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपके जन्म से लेके अभी तक का कितना समय बीता है, यानी कैलेंडरिकल ईयर्स, ये हो गया। बराबर बट ये उम्र मेजर करने का सबसे सही पैमाना है क्या? अब तक तो बराबर यही है सर। बराबर हाँ, यही जो सवाल है ना, ये साइंटिस्ट को आया। तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम लोग कैलेंड्रिकल ईयर्स को मेजर करने के बदले हमारे जो शरीर है उसके ऑर्गन्स कितने और कैसे बूढ़े हो रहे हैं उसको मेजर करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारा शरीर रियल सेंस में कैसे एज हो रहा है। तो सर इसकी कहानी शुरू होती है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड में एक छोटा सा टाउन था डनिंगटन करके। ओके। तो उसमें एक हॉस्पिटल था, क्वींस मेरी हॉस्पिटल। उसमें क्या हुआ, 1972 से लेकर 1973 में जितने भी बेबीज पैदा हुए, लगभग 1037 के करीब वो बेबीज थे, उनको लाइफ लॉन्ग स्टडीज़ के लिए चुना गया। अब ये स्टडीज़ का कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये स्टडीज़ का ऑब्जेक्टिव था कि लाइफ कैसे मूव करती है, ह्यूमन लाइफ, वो देख सके। इसमें जो बेबीज थे उनकी लाइफस्टाइल ट्रैक की गई, उनके पेरेंट्स की लाइफस्टाइल ट्रैक की गई, वो कौन से एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं वो सब ट्रैक किया गया और उसको नोट डाउन किया गया। अभी ये सारे बेबी जब 20 साल के हुए ना, तब उनकी मेडिकल चीज़ें भी ट्रैक करने लगे। अलग अलग टाइप के 19 बायोमार्कर्स उनके मेडिकल हिस्ट्री में ट्रैक करने लगे। ये बायोमार्कर्स कौन से थे? जैसे कि हार्ट रेट हो गया, आपकी इम्यूनिटी रेट हो गया, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ हो गई, आपका इन्फ्लेमेशन जो होता है शरीर में वो हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के 19 मार्कर्स ये रिसर्चर्स ट्रैक करने लगे और इसका डेटा उन्होंने अगले 20 साल तक लिया, वो भी उम्र के डिफरेंट डिफरेंट पड़ाव पे। मतलब उन्होंने डेटा लिया समझो 28 साल की उम्र में, फिर 32 की उम्र में, फिर 38 की उम्र में, तो ऐसे 45 ईयर्स के उम्र तक वो एडल्ट्स का वो डेटा लेते रहे। जब इन्होंने ये डेटा एक ग्राफ में प्लॉट किया तब उन्होंने देखा कि किसी की लाइंस तो स्ट्रेट जा रही थी, इसका ये मतलब था कि वो करेक्ट वे से एज हो रहे थे, जो भी उनकी कैलेंडरिकल एज थी वही उनकी बायोलॉजिकल एज थी। बराबर। ये तो आइडियल सिचुएशन, काफी लोगों की ऐसी हो रही थी, बट किसी किसी की स्लोप में जा रही थी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि वो जो कैलेंडरिकल एज थी उनकी उससे भी ज़्यादा रेट से वो बूढ़े हो रहे थे। तो ये जब इन्होंने सारा डेटा लिया और उस पर मैथमेटिकल लॉजिक लगाया और उसके बाद वो एक स्कोर सिस्टम पे आ गए और ये स्कोर सिस्टम को कहा गया डनिंगटन पेस। ओके। ये डनिंगटन पेस क्या करता है? ये डनिंगटन पेस आपके शरीर की रेट ऑफ एजिंग बताता है कि आपका शरीर कौन से दर से बूढ़ा हो रहा है। अभी ये मुझे ग्राउंड ब्रेकिंग क्यों लगता है पता है? क्योंकि आज के दिन में हमारे पास BMI है समझो, जो कि हमें बताता है कि आपका बॉडी और हाइट के हिसाब से आप अंडर वेट हो, ओवर वेट हो या ओबीस हो, और उस हिसाब से आप वेट कंट्रोल कर सकते हो। बट क्या आपके पास ऐसा कोई भी एक सिंगल हेल्थ इंडिकेटर है जो बता सके कि आपका शरीर में अंदर क्या चल रहा है? नहीं, मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये जो डनिंगटन पेस का जो स्कोर है वो वही काम करता है, वो एक सिंगल इंटरनल हेल्थ के इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो ये 1:1 रेशो के हिसाब से चलता है कि समझो आज आपने ये डनिंगटन पेस का टेस्ट करवा लिया, ये सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। तो आप ये जब करोगे तब आपका एक स्कोर आएगा कि समझो आपका स्कोर 1 आया, दैट मीन्स आप सही तरीके से बूढ़े हो रहे हो, मतलब जो कैलेंडरिकल एज है वही आपकी बायोलॉजिकल एज है। अगर आपका स्कोर 0.8 आया तो सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कैलेंडरिकल जो आपकी एज है उससे 20% लेस एग्जैक्टली मतलब आप उससे भी स्लो बूढ़े हो रहे हो।
ठीक तो है, अच्छी बात है। वो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप बहुत अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जी रहे हो, वो आप अच्छी जो हेल्थ है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। बट अगर आपका स्कोर 1 से ज़्यादा आया तो ये एक येलो अलर्ट की तरह काम करेगा। हम्म, इसका मतलब कि आपको डर के बैठ जाना चाहिए कि अरे नहीं मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, अब तो मैं मर जाऊंगा करके, नहीं। नहीं। तो ये जो सेम स्टडी है उसने ये भी नोटिस किया कि जिनका भी 1 से ज़्यादा स्कोर आया था बट उन्होंने उसके बाद में एक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी फिटनेस रिजिम मेंटेन की तो उनका ये स्कोर कम भी हो गया। अच्छा, मतलब ये चेंज भी मतलब अपने हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तो यही चीज़ है कि आप अपनी जो रेट ऑफ एजिंग है वो कंट्रोल भी कर सकते हो। बराबर, ये तो अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छी बात हाँ, है। तो इसीलिए ये इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। यही आपके सवाल का जवाब है कि ये जनरेशन के पास ये इंडिकेटर है जिससे वो देख सकता है कि आपका शरीर कितने हिसाब से बूढ़ा हो रहा है और कंट्रोल कर सकता वेरी है। नाइस। बराबर। एग्जैक्टली। अभी इसका पोटेंशियल क्या है सर? तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें अपने जाने माने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जिक्र था, और वो आर्टिकल में ये था कि एक एजेंसी ने ऐसी सिमिलर टाइप का टेस्ट उन पे किया। उनकी कैलेंडरिकल एज है सर 40 साल, बराबर, हाँ। बट जो टेस्ट में आया वो 28 to 29 ईयर्स था। मतलब उनका शरीर कम बूढ़ा हो रहा है, जो कि उनके कैलेंडरिकल एज है उससे भी कम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समझो वो फुटबॉलर 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहे तो वो और 10 साल एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल एज तो 30 ईयर्स के आसपास ही है। बराबर। बराबर, ऐसा सर। तो इसका आप इम्प्लीमेंटेशन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर पे भी अज्यूम कर सकते हो कि समझो आज के दिन में मेरी मम्मी है जो 60 साल के ऊपर है, या आपकी मम्मी है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो काफ़ी हायर अमाउंट पे करना पड़ता है। बराबर। अगर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर या टोटल इंश्योरेंस सेक्टर अगर बायोलॉजिकल एज कंसिडर करने लगे और समझो कि आपके पेरेंट्स या जो एजेड पर्सन है वो हेल्दी है, उनकी बायोलॉजिकल एज कम है, तो उनको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। राइट। बराबर। करेक्ट। ऐसी भी चीज़ है कि आज के दिन ना एज कंट्रोल या एज रिवर्सिंग टाइप दवाओं पे काफ़ी रिसर्च चल रही है। अगर इसका अगर असर देखना होता तो पहले दशकों या शतकों का इंतजार करना पड़ता था, ठीक है। बट ये स्कोर के साथ उसका इफेक्ट हम लोग तुरंत देख सकते हैं कि समझो आप अगर एज रिवर्सिंग पील ले रहे हो तो वो सच में काम कर रही है कि नहीं कर ये आप ये स्कोर के साथ देख सकते हो। ओके, ये टेस्ट के साथ हमको मालूम पड़ जा रहेगा एग्जैक्टली कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। और नॉर्मल लाइफ में इसका कैसे काम आ सकता है कि समझो आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो या मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो हमारा अभी रिटायरमेंट एज फिक्स है कि आप 60 to 63 ईयर्स के बाद काम नहीं कर सकते। बट अगर मेरी बायोलॉजिकल एज कम है यंग है तो मैं शायद एक्सटेंड कर पाऊँ मेरा काम। बराबर। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं सर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो ये आज की जनरेशन के पास ये हथियार है। हाँ। तो इससे हम अपना जब एज मालूम पड़ जाए, मेरी बायोलॉजिकल एज क्या है, अगर समझ लो मेरा प्लस में जा रहा है कि मैं जल्दी बूढ़ा होता हूँ, आई कैन कंट्रोल इट ना। एग्जैक्टली, मैं अपने हेल्दी अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। बराबर। एकदम बराबर। तो ये मतलब इसका मेरे को एक डाउट खाली ये आ रहा था कि इसका वैलिडेशन है क्या? मतलब जो आप बता रहे हो ये जो टेस्ट वगैरह है ये कोई रिकॉग्नाइज हेल्थ बॉडी ने इसको ये किया है? अभी सर ये क्या है ना, ये थोड़ा ग्रे एरिया है यहाँ पे कि कुछ टेस्ट है जिसको कुछ इंस्टीट्यूट्स मानते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स नहीं मानती। ठीक है, ये थोड़ा ग्रे एरिया है। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये जो स्टडी हुई थी उन्होंने ये रियल लाइफ टेस्ट भी करके देखा कि एग्जैक्टली जिनका स्कोर या एजिंग बहुत ख़राब है क्या उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो हाँ, ऐसा हो रहा था। क्या वो जल्दी कुछ ऐसे डायर सिचुएशन में हेल्थ इमरजेंसी में जा रहे हैं? तो हाँ, ऐसा हो रहा था। तो ये रियल लाइफ केसेस से मैच कर रहा था। तो एक ऐसी चीज़ हुई। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो 19 बायोमार्कर ट्रैक होते थे, आज के दिन सर 175 बायोमार्कर्स तक ट्रैक करने वाली टेस्ट आ चुकी है। क्या बात है, बहुत सही। तो ये आगे जाके तो बहुत जल्दी हाँ, तो ये बहुत एक्यूरेसी की तरफ और बढ़ रही है। आज भी अगर आप इंडिया में ये टेस्ट करना चाहो तो थोड़ा महंगा है, एक 80,000 से 1 लाख के आसपास इसका कॉस्ट है। ठीक है, तो ये आपको स्कोर बता देता है। कोई भी अगर ये टेस्ट कराने वाला देख रहा है, जो कंपनियां कराती हैं, तो हमको हायर कर सकती है, हम आपका प्रमोशन कर सकते हैं। नहीं, ये क्या हुआ? बट सर ये मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं हेल्दी तो बन जाऊँगा। इसको तो मैं अपने, अगर मैं जो आप टेस्ट का नाम ले रहे हो उसके थ्रू अगर मैं अपने आप को हेल्दी कर लूँ या
मैं अपने एजिंग को स्लो कर लूँ, मैं अपने घर में कर पाऊँगा। बराबर। बट मेरे को जिस हिसाब से आजकल का न्यूज़ चल रहा है कि AQI बढ़ गया है, AQI बाहर निकल रहे तो हम इतनी सिगरेट पी ले रहे हैं, तो सर उसमें मतलब मैं भले जवान रहूं लेकिन मैं अगर बाहर जाऊंगा तो मेरे को अस्थमा तो होना ही होना है ना सर। बराबर, मेरा लंग तो जाना ही है। करेक्ट सर। इतने सिगरेट पी रहे हैं नहीं सर, मतलब उतनी सिगरेट पीने का इफेक्ट जो है वो नुकसान आपकी नुकसान बॉडी को होता मिलता है। है। बराबर, ये बोल सकते हैं आप। तो सर आपने ये बात तो एकदम अच्छी कही कि समझो मुझे पूरा फिट होके अगर दिल्ली की हवा में ही दौड़ना है तो ये तो मेरे तो लंग्स तो खराब होंगे ही सर। ये तो ठीक है? दोनों अलग-अलग और बात है। गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ही है कि मेरी हेल्थ की इतनी केयर कर रही है। अरे सर ठीक है। आपके लिए सर है ना तो काफी हॉस्पिटल गवर्नमेंट के। तो भले सर मैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से खुश रहूँ या ना रहूँ, ठीक है, बट एक गुड न्यूज़ तो मेरे पास है ओके। जो 2025 में आई थी। तो अभी क्या हो रहा था सर, अभी तक कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे थे, हमारी अभी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? मोस्टली कोल एंड गैस से होती है। हाँ इसको हम लोग बोलते हैं सर ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह होता है उससे वो जनरेट होती है। अभी ये जब होती है तो वो मैसिव कार्बन इमिशंस जनरेट करती है, उसके वजह से ये पोल्यूशन से बाकी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो 2025 में एक अच्छी न्यूज़ आई कि जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेस है, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, ठीक है, उससे जो जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी थी, उसने ये जो ट्रेडिशनल सोर्सेस है उसको सरपास कर दिया। मतलब उससे हम लोग अभी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो पहले हम लोग ट्रेडिशनल सोर्सेस से कर रहे थे। ओके। तो ये एक सही दिशा में बढ़ते हुए हम लोग दिख रहे हैं। बराबर। अब तक क्या होता था कि समझो ये आज की है क्या ये टेक्नोलॉजी, सोलर विंड हाइड्रो पावर? नहीं, ये काफी सालों से करेंगे। तो अब तक सबने अडॉप्ट क्यों नहीं किया था? महंगा होगा सर। हाँ, महंगा होगा, और बात है कि दिन में लगाएंगे ना तो रात में क्या करेंगे। वेरी नाइस। सो सर 2 पॉइंट मिले अपने को, एक मिला कॉस्ट और दूसरा मिला इनकंसिस्टेंसी। बराबर। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी तक बाकी सारी जो जाइंट कंपनीज थी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही थी, उन्होंने अब तक ये क्यों अडॉप्ट नहीं किया? क्योंकि ये महंगा था। जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन था कोल और गैस से, वो काफ़ी सस्ता था। भले उसको निकालना काफ़ी मुश्किल है, जो कोल या गैस को निकाल के रिफाइन करना ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है। इसमें काफ़ी बिजनेस को रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है, उसके रिफाइनमेंट प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, मैसिव इन्वेस्टमेंट लगती है। तो ये महंगा था। बट सोलर, विंड और हाइड्रो पावर को जनरेट करना उससे भी ज़्यादा महंगा था। गुड न्यूज़ ये है कि 2025 और 2026 में ये स्थिति नहीं है। 2025 और 26 में हम लोग अभी जो सोलर और विंड का कॉस्ट है वो जो ट्रेडिशनल सोर्सेस है उससे भी कम होने लगा है। अभी जो कोल या गैस से पर यूनिट कॉस्ट हमें पड़ता है वो 4.5 से 5 रुपया पड़ता है प्रोड्यूस करने का, जबकि सोलर और विंड से वो 2.5 से 3 रुपया ही पड़ता है। ओह, सस्ता हो गया तो। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि जैसे ही अभी ये और आगे बढ़ेगा, ये सारे जो कॉर्पोरेट से अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने के लिए उस पर शिफ्ट हो जाएंगी, जो शिफ्ट हमें दिख भी रहा है। तो इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा ये हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी क्लीन और चीप जनरेट हो रही है, तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। तो कार्बन एमिशंस कम होंगे, पोल्यूशन कम होगा, ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अभी सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इनकंसिस्टेंसी। अब तक क्या होता था कि जैसा कि एक पॉइंट आता है कि सूरज तो दिन में रोशनी देगा, दिन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, रात में क्या? तो इसको हम लोग ने टैग किया कॉम्प्लीमेंट्री रिन्यूएबल सोर्सेज से। अभी जब सूरज होता है तब हम लोग सूरज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, रात को विंड से एनर्जी जनरेट करते हैं, और हाइड्रो प्लांट्स तो है ही। पहले क्या होता था, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी उसको स्टोर करने की कैपेसिटी उतनी नहीं थी, और आज के दिन हम लोग मैसिव बैटरी फार्म्स लगा के वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर भी कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आने वाले समय होगा अभी उसमें क्या होगा कि क्योंकि हम लोग जो फॉसिल फ्यूल से जो डिपेंडेंट प्लांट्स थे उनको और महंगा पड़ता जाएगा, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा खोदना पड़ेगा कोल्स के लिए, गैस के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट सोलर हाइड्रो प्लांट्स जो है या विंड पावर पे जो बेस प्लांट है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लांट्स है, और हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी
टाइम के साथ सस्ती हो जाती है। सस्ती भी होती है, ग्रो भी करती है। एग्जैक्टली तो ये और इफिशिएंट होता जाएगा। तो इसके लिए भी सर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काफ़ी आपकी बातों से मेरे को याद भी आ रहा है, मतलब मैं काफ़ी एड्स देख रहा हूँ गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है सोलर के लिए। हाँ, बाय द वे नोटिस करने लायक चीज़ ये भी है कि ये जो मैंने कॉस्ट बोले वो विदाउट सब्सिडी है। ओह अच्छा, ठीक है, तो विदाउट सब्सिडी भी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो सस्ती ही पड़ती है। और इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है। इंडिया सेकेंड रैंक पे आता है जो रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। बट सर इतना होने के बाद भी लाइट बिल कम नहीं हो रहा मेरा। उसका एक प्रॉब्लम है सर। लाइट बिल कैसे कम होता है कि जो लाइट बिल होता है ना वो लगभग एक फिक्स कॉस्ट होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स लगाए, अपने ग्रिड्स लगाई है, उसका जो कॉस्ट होता है वो जितने भी कंज्यूमर होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी जब उनको रिन्यूएबल्स में शिफ्ट करना है ना, तो ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो उनको बदलना है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये बदलने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको इनकर करना पड़े ये आने वाले कुछ सालों में। तो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गेटिंग चीपर, आप महसूस करोगे कि ये थोड़ा हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है। ओके बट टाइम के साथ, और आई होप कि कॉर्पोरेट में और ग्रिड बढ़े ना ठीक है, तो शायद ये सस्ता हो सकता है। यस, वरना सब बेनिफिट वही रख लेंगे। हाँ, वो Exactly. तो वैसे भी रख ही लेंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है कि रख ही लेंगे, क्योंकि एक बार जब बढ़ा देते हैं तो उसके बाद वो कम नहीं करते। कम नहीं करते क्योंकि सर उनके बॉटम लाइन में प्रॉफिट दिखने लगता है। हाँ। और किसको नहीं चाहिए। और काफ़ी मतलब आपकी जो बातें हैं आपने बताई, चाहे ह्यूमन को विक्ट्रिफिकेशन करने की या तो होल ब्रेन इमोल्यूशंस की बातें काफ़ी एक्साइटेड वाली है। और ये जो आपने बताया कि हमारा एनवायरनमेंट भी काफ़ी इफ़ेक्ट होगा इससे, और पोल्यूशन भी कम होगा, कार्बन एमिशन भी कम होगा, ये तो काफ़ी सही है। वैभव सर की बातों से काफ़ी एक्साइटमेंट जनरेट हो रही है, मेरे को काफ़ी खुशी लग रही है कि मेरा आने वाला भविष्य शायद कल को और ह्यूमन रोबो बैठे या तो कल को 3 रोबो मिलके पॉडकास्ट करे, अपनी जरूरत ही ना पड़े। अपनी जरूरत ही ना पड़े, हम बेरोजगार रह जाए। तो बट ये है कि सर किसी भी चीज़ का ओवर एक्सेस यूज एक ब्लैक पिक्चर क्रिएट करता है, डार्क पिक्चर क्रिएट करता है। तो ऐसा कुछ है कि हम ह्यूमन उसको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वैभव सर ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताई और अपने लिए काफ़ी एक्साइटेड भी थी कि फ्यूचर में इतनी सब कुछ चीज़ें होने वाली है। बट मैं आपको अभी कुछ डार्क रियलिटी बताता हूँ, कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिसको देखकर आपको डर लगेगा, और मुझे भी लगता है। तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करेंगे जिससे जो मानव जाति है वो आने वाले कुछ डिकेड्स में इफेक्ट होने वाली है, और उसके बाद थोड़ा और नज़दीक आएंगे जिसमें मानव जाति आने वाले कुछ सालों में इफेक्ट होने वाली है, और फिर कुछ 1-2 सालों में, और कुछ दिनों में। तो मतलब काफ़ी डरावना रहने वाला है पूरा सेशन। ठीक है सर, तो ये हम लोग अपलोड कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, अपलोड कर पाएंगे। वैसे तो इतने सारी चीज़ें होती है जो नहीं देखनी चाहिए फिर भी अपलोड होती है। तो अपना तो अपनी जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी है, अपलोड होगी, देख सकते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहला जो रीज़न है, ठीक है, वो हम लोग को दिखेगा नहीं, बट धीरे धीरे ये असर कर रहा है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं, जैसे गर्मी कितनी बढ़ रही है, बराबर, अपना ग्लेशियर पिघल रहा है, और एक्सट्रीम वेदर तो जैसे एकदम आम हो गया है। बट क्या आपको पता है कि एक ऐसा अपना एक दुश्मन है जो समंदर के अंदर भी है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, बट वो धीरे धीरे हमारे प्लानेट की जो हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और वो है ओशन एसिडिफिकेशन। अभी हम ये समझते हैं कि ये ओशन एसिडिफिकेशन आखिर किस बला का नाम है। जब हम ह्यूमन फॉसिल फ्यूल कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कार चला रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़े बड़े प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही है, बड़े बड़े प्लांट्स लगा रहे हैं, इसके यूज से जो कार्बन निकलता है, अभी समंदर क्या करता है, ये जितना भी कार्बन निकलता है उसका 1/3 कार्बन एज अ स्पंज की तरह सोख लेता है। अभी आप ये सोचोगे कि समंदर तो इंसान जो गलती कर रहा है, समंदर वो साफ कर रहा है। मतलब जितना हम लोग ने कार्बन प्रोड्यूस किया, समंदर ने उसको 1/3 सोख लिया। लेकिन ये समंदर के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। ठीक है, और ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। अभी इसको और थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। अभी क्या होता है, समंदर नेचुरली थोड़ा अल्कलाइन होता है,
मतलब जब ये CO2 कंज्यूम करेगा, सोक करेगा, तो ये अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी खो देगा। मतलब इसका जो pH लेवल है वो pH लेवल कम हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से अब तक अगर हम लोग देखें तो समंदर का जो pH लेवल है वो 8.2 से लेकर 8.05 तक गिर चुका है। अभी आप बोलोगे कि सर pH लेवल 8.2 से लेकर 8.05 तक ही गिरा है, काफी कम है। काफी कम है, बट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक भूचाल के जैसे है। ये छोटा सा चेंज जो pH लेवल होता है ना वो लॉगरिदमिक होता है। मतलब ये जो छोटा सा चेंज है ये ऑलमोस्ट ये जो ओशन का एसिडिफिकेशन है इसमें 40% का इंक्रीमेंट करता है। तो ये छोटा सा चेंज समुद्री जीवों के लिए एक सुनामी के जैसा है। अभी आप ये देखोगे कि ये सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं है, ये अपनी जो प्लैनेट की जो हेल्थ है इसको भी इफेक्ट करता है। तो अभी आप सोचोगे कि ये प्लैनेट की हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो समंदर के अंदर इसका एसिडिटी लेवल बढ़ा, मतलब पहले जो 100% था अभी वो 140% हो गया। जो समुद्री जीव है उसको इफेक्ट कर रहा है, अपने को कैसे इफेक्ट कर रहा है। जैसे हम लोग ये समझते हैं कि ह्यूमन की जो हेल्थ होती है उसके कुछ वाइटल साइंस होते हैं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, हमारा हार्ट रेट हो गया। उसी तरीके से हमारी जो प्लैनेट है, प्लैनेट के भी कुछ वाइटल साइन है। अभी साइंटिस्ट ने इसको 9 प्लैनेटरी बाउंड्री के हिसाब से डिफाइन किया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ये 9 बाउंड्री में रहते हैं तो अपना जो प्लैनेट है वो थोड़ा स्टेबल रहेगा। बट अगर हम लोग ने बाउंड्री क्रॉस कर ली तो अपने प्लैनेट की जो हेल्थ है वो बिगड़ जाएगी और थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा अपना प्लैनेट। और आपको जानकर अभी बहुत ज़्यादा हैरानी होने वाली है कि ये जो 9 प्लैनेटरी बाउंड्री है इसमें से ऑलरेडी हम लोग 7 बाउंड्रीज क्रॉस कर चुके हैं। और वो जो 7th बाउंड्री है ना वही है ओशन एसिडिफिकेशन। मतलब यहां ऐसा हो गया है कि एक्सीडेंट हो गया है। ये ऐसे रास्ते पे चल रहे जहां यू टर्न नहीं मार सकते। अभी एक्सीडेंट हो गया, अभी एक्सीडेंट के बाद का एक्शन लेना है हम लोग को। बाद का एक्शन मतलब एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग कितना ब्रेक दबा के उसको रोक पाए और कितना कम नुकसान हो वो कर पाए, बेयर कर पाए। तो ऑलरेडी हम लोग ने 7 बाउंड्री क्रॉस कर ली है। ठीक है, तो एक फिश होती है टेरोपोड, जिसको हम लोग सी बटरफ्लाई कहते हैं। बराबर। अभी समंदर के अंदर ये फूड वेब का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सैल्मन से लेकर वेल तक की जो फिश है ये इनका एक टाइप का खाना है। अभी ये बदलती केमिस्ट्री और ओशन में इतना ज़्यादा एसिडिफिकेशन बढ़ने की वजह से ये टेरोपोड जो फिश है ये इनके अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन चुका है। 150 साल से अब तक अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये कंटिन्यूस एसिडिफिकेशन का इंक्रीज होने की वजह से ये टेरोपोड्स के जो कार्बोनेट शेल्फ होते हैं वो घुल रहे हैं। और कितने % घुल गए तो 76% तक पतले हो गए। मतलब अगर फूड वेब की जो नींव है अगर ये इसी तरीके से घुलती रही तो पूरी इमारत किस तरीके से खड़ी होगी। इसका असर साफ साफ दिख रहा है। जैसे कि अलास्का की वर्ल्ड फेमस किंग सैल्मन जो पहले 50 से 100 पाउंड की होती थी, ये अब सिर्फ 30 से 50 पाउंड तक ही रह गई है। काफी कम हो गए लोग तो। और इसका सीधा सीधा असर सी फूड इंडस्ट्री पे भी पड़ रहा है। और ये सेम सिचुएशन ये टेरोपोड्स तक सीमित नहीं है, ये सेम सिचुएशन हमारे कोरल रीफ्स के भी साथ हो रही है। ये भी धीरे धीरे ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से घुल रहे हैं। अभी ये देखेंगे कि इंसानों पर इसका क्या असर है। तो ये समझिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं फिश पे डिपेंड होता है, मतलब फिश से ही बिजनेस करते हैं। ठीक है, अभी ऐसा हो अगर समंदर में फिशेस कम हो जाए तो इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस भी कम हो जाएगा और इसका असर काफ़ी दिख रहा है, आने वाले डिकेड्स में काफ़ी दिखेगा। तो ये चीज़ को लेकर मैं काफ़ी डर रहा हूँ कि ये ओशन एसिडिफिकेशन का डे बाय डे इतना ज़्यादा इंक्रीज होना ये मानव जाति के लिए आगे जाके खतरा हो सकता है। सही बात है सर। मतलब मैंने तो ये आज ही सुना, ये टर्म भी आज मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ और ये लिटरली क्लाइमेट चेंज के बराबर ही है। काफी ज़्यादा इफेक्ट गिरेगा ना।
तो जैसे कि जो आप बोल रहे हो फूड इंडस्ट्री पे भी इफेक्ट गिरेगा और फूड चेन का जब नीचे का हिस्सा ही गायब हो जाएगा तो आगे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? ये तो पहले ही आपने डरा दिया सर। आगे और क्या है? आगे तो है अभी, और देखो एक इमेजिनरी स्टोरी से शुरुआत करते हैं, ठीक है, और फिर मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा एज्यूम करो कि हम लोग ने अपने फ्रेंड्स लोग को खाने पे बुलाया, तो ऐसे 100 हमारे दोस्त हैं और एक बड़ा जाइंट पिज्जा हम लोग ने ऑर्डर किया, बराबर। ठीक है। अभी अपना इंटेंशन क्या है कि वो जो 100 फ्रेंड्स आ रहे हैं, हाँ। उनको ये बड़ा जाइंट पिज्जा हम लोग को खिलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके 100 स्लाइस कर दिए हम लोग ने। ओके। अभी टेक्निकली क्या होना चाहिए कि एक दोस्त को एक स्लाइस मिलेगा, ठीक है। बराबर। अभी क्या होता है, अपने दोस्त बोलने के लिए तो बहुत सारे होते हैं, बट उसमें से कुछ हमारे दोस्त है ना, हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, बराबर। और वो पहले आ गए समझो। वो जो जाइंट पिज्जा था उसमें से एक पीस देना था आपको, अभी आपने क्या किया, 75 पीसेस उनको ही दे दिए। क्या बात कर रहे हो? अभी बचे कितने लोग, तो अभी भी 90 लोग आना बाकी है, बाकी हाँ। ठीक है। अभी ये 90 लोग में से 40 लोग आए। अभी 40 लोग को आपने 23 स्लाइस दी, ओके। एक को 23 स्लाइस, ओके। ठीक है। अभी भी कितने लोग आने बाकी हैं, ये 50% हो गए। 50। हाँ। 50 आ गए। अभी भी 50 लोग आने बाकी हैं, और ये 50 लोग ये वो दोस्त हैं जो लेट लतीफ होते हैं, नितिन जी जी के साथ। जो बोलते 2 बजे और आते 3 बजे। तो ये 50 जो हमारे दोस्त हैं वो थोड़े लेट आ गए, मुंबई है, ट्रैफिक है, हो सकता है, तो लेट आए। अभी क्या हुआ, उनके लिए कितने स्लाइस बचे, सिर्फ 2 स्लाइस। मतलब ये कितना, ये जो जॉइंट दुख हो रहा है आप लोग को कहीं ना कहीं। अगर आप वो 10 स्टार्टिंग के 10 में नहीं आओगे तो दुख तो होगा, ठीक है। बस इसी तरीके से ना कुछ हमारी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। मतलब ये जो इनइक्वालिटी जो आपको दिख रही है, ये जो सिनारियो है ना, ये हमारी ग्लोबल इनकम का है। ये जो टॉप के 10% लोग हैं ना, हाँ। ये टोटल कितना इनकम लेकर जाते हैं अपने घर पे, 75% पूरे वर्ल्ड के इनकम का। और जो 40% है जो मिडल में आते हैं, उन लोग 23% इनकम शेयर करते हैं, मतलब अपने पास लेकर जाते हैं। और जो बॉटम के 50% है जो हम लोग हैं, 2% खाली, मतलब ग्लोबल इनकम का सिर्फ 2% हिस्सा आता है। वेरी अनफेयर। बहुत ही ज्यादा, वेरी नहीं सर, मतलब एक्सट्रीम 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 अनफेयर है। तो ये वेल्थ का इनइक्वालिटी देखोगे तो ये तो सही बात है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, गरीब का बेटा गरीब। अभी हम लोग ये देखते हैं वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, ठीक है। एक अपार्टमेंट है जिसमें 100 फ्लोर है। अभी स्टार्टिंग के जो 40 फ्लोर है, ये सिर्फ एक ही पर्सन ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर मैं एक्यूमुलेट करूं और स्टार्टिंग के 65 फ्लोर की अगर बात करूं, 0 से लेकर 65 फ्लोर, तो ये कितने लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये टोटल 10 लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अभी बचे कितने परसेंट, तो 100 में से 65 नितिन जी माइनस करो, कितने परसेंट, 35। अभी ये जो स्मार्ट है, थैंक यू। ये बाकी के 90 लोगों के लिए, मतलब 90 लोग कितना, 35 फ्लोर ही ऑक्यूपाई करते हैं। अगर इसमें भी अगर हम लोग बॉटम की बात करें, मतलब बॉटम 50%, कितने फ्लोर मिलेंगे, खाली 6 फ्लोर बॉटम के 50%। 50 लोगों के लिए खाली 6 फ्लोर्स। हाँ, 50 लोगों के लिए खाली 6 फ्लोर। फ्लोर, ये तो काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है ना। तो ये है हमारा वेल्थ इनइक्वालिटी। कि अपने वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, 8.2 बिलियन के आसपास। तो 50% जो बॉटम पे आते हैं, तो कितने बिलियन हो गए वैभव सर, 4.2, 4.1 के आसपास। अभी जो अल्ट्रा रिच मैन है ना, ये जो बॉटम के 50% है, इनकी जो टोटल इनकम है और इनकी जो वेल्थ है, उसका वो 3x टाइम्स उनके पास है, टॉप 1%। तो ये जो तराजू ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है ना, ये देखकर मेरे को काफी डर लगता है। ये जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी, बट इसका असर क्या पड़ रहा है? अभी हम लोग देखते हैं कि जो इनइक्वालिटी है वो हमारे ग्लोबल एमिशन में क्या कंट्रीब्यूशन देती है, ठीक है। अभी टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये जो बॉटम के 50% है
और ये जो टॉप के 10% है, इन लोग जो ग्लोबल एमिशन करते हैं ये इक्वल होना चाहिए, या फिर यहाँ भी तो डिफरेंस कुछ होगा, तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये जो टॉप के 10% हो गए, इन लोग कितने परसेंट कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है 77% एमिशन के लिए। और अगर हम लोग बॉटम की बात करें जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है, बॉटम 50%, पूरे वर्ल्ड का कितने परसेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो ओनली 3%। ये जो इतना कार्बन निकल रहा है, ठीक है, इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो टॉप के 10% लोग। करेक्ट, बराबर। बट इसका असर ज्यादा से ज्यादा किस पे पड़ता है? बॉटम वालों बॉटम वालों पे। 77% कार्बन एमिशन पूंजीवादी क्रिएट कर रहे हैं। तंदूर हमारे बंद होते हैं, एसी हमारी बंद होती है, गाड़ियां हम बंद करते हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। और भी चीज़ है जो हम लोग को ध्यान देनी चाहिए, हम लोग ने मतलब कभी नोटिस नहीं किया है। तो वैसे ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे आसपास घूमते हैं, जिसको हम लोग अपनी नॉर्मल नज़र से देख नहीं सकते। करेक्ट। कुछ बैक्टीरियाज हमारे हाथ में होते हैं, कुछ हमारे शर्ट में हो गए, कुछ हमारे बालों में हो गए। हमारे नहीं, सिर्फ हम दोनों की। बट मेरे पास दाढ़ी भी है सर, तो मेरी दाढ़ी में होगी, आप दोनों के बालों में होगी। ठीक है, और हो सकता है कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट में भी हो। तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं। तो सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं गुड बैक्टीरिया और एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया क्या होता है? तो गुड बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमको हेल्दी रखने में काम करते हैं। मतलब जो हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में काम करते हैं। बराबर। बट जो बैड बैक्टीरिया है ये हमको बीमार करने में हेल्प करते हैं। जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर हम लोग को एक स्पेशल मेडिसिन देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। अब ये एंटीबायोटिक एक सुपर हीरो की तरह इफेक्ट करती है अपनी बॉडी को। इसका मतलब ये सुपर हीरो का काम क्या होता है? तो जितने भी बैड बैक्टीरिया है ये इसको खत्म करने की। अभी ये जो बैड बैक्टीरिया है ना, ये बहुत स्मार्ट होता है। ये क्या करते हैं? ये सुपर हीरो के साथ लड़ते हैं और कभी कभी ये जो बैड बैक्टीरिया है ये सर्वाइव हो जाते हैं। अगर ये सर्वाइव हो गए मतलब बच गए, तो ये एक टाइप की ट्रेनिंग हो जाती है कि ये एंटीबायोटिक से बचना कैसे है। अभी आप सोचोगे कि ऐसा होता क्यों है? तो हम लोग ने सब लोग ने कभी ना कभी ये गलती की होगी कि समझो हम बीमार हो गए, डॉक्टर ने हम लोग को कोई एंटीबायोटिक लिख के दी है समझो, ठीक है, और आपने आपका कोर्स कंप्लीट नहीं किया। मतलब आपको 4 दिन की मेडिसिन दी है और आपने सिर्फ 2 दिन खाई और आपको ऐसा लग रहा है यार मैं तो एकदम फिट हो गया, और फिर हम लोग क्या करते हैं? वो 2 दिन की मेडिसिन नहीं खाते हैं। करेक्ट। बट आपको पता है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। अभी क्या होता है कि समझो आपको कोई इन्फेक्शन हुआ और डॉक्टर ने आपको जब एंटीबायोटिक दी तो वो 4 दिन का कोर्स था। अभी ये 4 दिन के बजाय आपने सिर्फ 2 ही दिन खाए। इससे पॉसिबिलिटी क्या है पता है? आपके अंदर के जो बैड बैक्टीरिया है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए, वो आधे बच गए। अभी ये आधे बच गए मतलब ये जो बैड बैक्टीरिया है इसको एक टाइप की ट्रेनिंग मिल गई कि सर्वाइव कैसे करना है ये वाली एंटीबायोटिक्स है। अभी ये बहुत स्मार्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। अभी ये क्या करते हैं? अपने अंदर के जितने भी बाकी बैड बैक्टीरिया है ना, इसको ये वन टाइप का टीचिंग दे देते हैं कि अगर ये एंटीबायोटिक मेडिसिन आई तो इससे फाइट कैसे करना है। ठीक है, मतलब वो एक टाइप से इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ। और एक दूसरे को ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो बैड बैक्टीरिया मर गया ना, उसके डीएनए से उन लोग एज अ चीट कोड शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो इतने स्मार्ट होते हैं। अभी क्या होता है? जब ये बैड बैक्टीरिया ट्रेन हो जाते हैं पूरी तरीके से एंटीबायोटिक से बचने से, ठीक है, तो ये सभी बैक्टीरिया एक सुपर बग्स बन जाते हैं। और ये जब सुपर बग बन जाते हैं और एंटीबायोटिक जब इन पे असर नहीं होती है, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस, दैट इज AMR। अभी अगर AMR हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर आपको हो गया, तो छोटी से छोटी बीमारी आपके लिए जानलेवा हो सकती है। अभी आप ये सोचोगे कि छोटी से छोटी बीमारी आपके लिए जानलेवा कैसे होगी? जब आप बीमार हो रहे हो और डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दी, अभी वो एंटीबायोटिक क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सुपर बग्स बन गए, मतलब वो जो बैड बैक्टीरिया था इनको वो ट्रेन हो गए कि एंटीबायोटिक से कैसे लड़ना है। अभी ये एंटीबायोटिक आपको यूज ही नहीं होगी, मतलब आप पे असर ही नहीं करेगी। तो छोटी से छोटी बीमारी हमारे लिए जानलेवा हो सकती है, जैसे मलेरिया वगैरह हो गया। ये नॉर्मल इन्फेक्शन है, इसके वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है।
ओ कि जो आप बोल रहे हो ना, मैं इससे काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सेम फील्ड से बिलोंग करता हूँ। और जब हम लोग डॉक्टर से मिलते हैं ना, तो उनका यही एक टेंशन रहता है कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस आ जा रहा है, तो उनको या तो डबल डोज दे देना पड़ता है, जहाँ एक से काम होता था उसको बराबर। 2 देना पड़ता है, या तो डबल एक साथ एंटीबायोटिक लिखना पड़ता है, 2 अलग अलग जनरेशन के एंटीबायोटिक लिखने पड़ते हैं उनको। ये तो मतलब अगर मैं समझाऊँ तो ऐसा हो गया कि जहाँ पे सुई से काम होना चाहिए था, वहाँ उनको तलवार इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मतलब सही कहा आपने। हाँ हाँ। अभी क्या है मैं और ज़्यादा थोड़ा इसको और डिटेल में जाना चाहूँगा। इसमें क्या होगा, अभी जितने भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है, हाँ। इसमें से 70% के आसपास जो एंटीबायोटिक है वो हमारे फार्म एनिमल को दी जाती है। अच्छा। अभी इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो फटक से ग्रो हो जाए। अभी ये फार्म एनिमल अगर फटक से ग्रो हो गए तो उसको एज अ फूड हम लोग कंज्यूम करेंगे। करेक्ट। अभी जो एंटीबायोटिक उनकी बॉडी को दी गई थी, उनके फूड मतलब एज अ फूड हम लोग जब कंज्यूम करेंगे तो उनके थ्रू हमारे पेट में जाएंगे। करेक्ट। और वो जैसे कि मैंने आपको बोला, जो अंदर के जो सुपर बग्स है वो अपने को भी नुकसान करेंगे। राइट। तो जो हिसाब से इंडस्ट्री यूज़ कर रही है एंटीबायोटिक, ठीक है, फार्म एनिमल पे, तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा शॉक करता है कि इस तरीके से जो हो रहा है वो आगे जाके हम लोग को बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। और आपको पता है कि मतलब एक्सपर्ट के हिसाब से 2050 तक अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ से ज़्यादा डेथ हो सकती है AMR की वजह से। बाप रे। ये एस्टिमेट किया गया है पर ईयर। काफ़ी ज़्यादा, मतलब तो ये काफ़ी गंभीर सिचुएशन है। काफ़ी ज़्यादा। इसमें तो मेडिकल जो एक्सपर्ट हैं वो भी अगर इस पे काम करके अगर कुछ रिजल्ट निकाले तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज अपने पास कोई दूसरी ये तो एक तरीके का मैं देख रहा हूँ कि पैंडेमिक टाइप की सिचुएशन है जो हम लोग देख नहीं पा रहे और जो अभी भी चल रहा है। यस, साइलेंट पेंडेमिक है, ओ किसी को पता नहीं चल रहा ऐसा, एग्जैक्टली। पर वो धीरे धीरे असर कर रहा है हम लोग को। तो नितिन जी, अभी हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं जो आने वाले कुछ सालों में इफेक्ट होने वाली है। आज दुनिया जिस मुकाम पर है पिछले 60 सालों में कभी भी नहीं थी। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध, दूसरी तरफ अपना मिडल ईस्ट सुलग रहा है, बराबर। तीसरा मोर्चा तो ट्रम्प की धमकी नहीं दे दिया है। तो समझो ये जो महाशक्तियां है ये एक दूसरे पर टैरिफ और बैन लगा रही है, ठीक है। तो ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ये क्यों हो रहा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, तो वर्ल्ड के 1300 से ज़्यादा एक्सपर्ट एक साथ मिलते हैं और एक रिसर्च करते हैं। और रिसर्च में प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में सबसे बड़ा रिस्क क्या है। तो 1300 से ज़्यादा जो एक्सपर्ट है उसमें से 50% एक्सपर्ट का ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में, मतलब 1 या 2 सालों में, दुनिया में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचने वाली है। और 50% लोग का ये मानना है कि आने वाले सालों में जो सबसे बड़ा टेंशन है वो है जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन। ये वो स्टेज है जब देश अपनी इकोनॉमिक पावर, मनी, बिजनेस एक दूसरे की हेल्प करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ यूज करें, एक दूसरे को कंट्रोल करने में यूज करें। जैसे कि ट्रेड टैरिफ हो गया, इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल करना, इकोनॉमिक बैन करना। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज तो सबसे बड़ा जोखिम है ही, बट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये जो टैरिफ लगाना, एक दूसरे पे बैन लगाना, ये सबसे बड़ा रिस्क मुझे लग रहा है। और अगर हम लोग बात देखें, ठीक है, तो पिछले साल ये रिस्क कितने नंबर पे था, तो 2025 के हिसाब से ये जो रैंक था वो 9th रैंक पे था। और ये टेंशन अब कौन से रैंक पे आ गया है, 1st रैंक पे। तो ये देखकर, ये जो जंप है, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। एक साल में इतना जंप सर, 9 से 1st पे? यस, और ये आने वाले 2 साल में होने वाला है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि कुछ ऐसी चीजें बात करूंगा जो कुछ डिकेड्स में होगी, कुछ ऐसी चीजें बातें हम लोग ने की जो आने वाले कुछ सालों में थे, ये कुछ और 2-3 सालों में। जो आपने अभी बोला ना, ये मेरे को कहीं देखा देखा सा लग रहा है, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ हो रहा है। हाँ, इंडिया के साथ हो रहा है। हाँ, इंडिया के साथ हो रहा है, बाकी देशों के साथ भी हो रहा है। टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है, बराबर, लंबा लंबा। ये तो आपने काफी डरा दिया है। और क्या है आपके पिटारे में डराने के लिए?
ठीक है, अभी तो बात डराने के लिए तो बहुत सारी चीजें है, बट चलो अभी और ज्यादा डरा देता हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। अच्छा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो जैसे आपको डर लग रहा है वैसे ही कुछ मैं फील कर रहा हूँ, और आने वाले कुछ टाइम में आप लोग भी फील करोगे। ठीक है, ये समझते हैं कि जैसे हमारे अर्थ के ऊपर एक हाईवे है, स्पेस में एक हाईवे है जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। बराबर। ये एक ऐसा हाईवे है जहां हमारी सैटेलाइट लॉन्च की गई है अलग अलग कारणों की वजह से। कुछ सैटेलाइट रिस्पॉन्सिबल है जीपीएस नेविगेशन के लिए, तो कुछ सैटेलाइट रिस्पॉन्सिबल है वेदर फोरकास्ट के लिए, और कुछ जो अपने मोबाइल में नेट चल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बट क्या हो रहा है, अगर साइंटिस्ट का ये मानना है अगर किसी कारणवश ये बेकाबू हो जाए तो एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से जो टकराने की पॉसिबिलिटी है वो कितने दिन की है? तो वो मात्र 3 दिन की है। मतलब आने वाले 3 दिन के अंदर अंदर अगर जितनी भी सैटेलाइट है वो अपना कंट्रोल खो दे तो 3 दिन के अंदर पहला कोलिजन होने के चांसेस है। अच्छा, अभी आप ये समझ सकते हो कि पहला कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये भी समझते हैं। ठीक है, तो जब एक सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट से टकराएगी तो क्या होगा, वो आपस में समझो 500 टुकड़े हो गए। अभी ये जो सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट पे घूम रही है ना, इसकी स्पीड भी देख लेते हैं पहले कि स्पीड कितनी है। ठीक है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अर्थ का पूरा चक्कर वो सिर्फ 2 घंटे में मारती है। मतलब इसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर है। मतलब एक बुलेट की स्पीड जितना। अभी जब ये एक सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट से टकराएगी तो समझो ये 500 इसके 500 टुकड़े हुए। अब ये 500 टुकड़े सेम स्पीड से घूमेंगे और वो जो टुकड़े हैं वो दूसरे सैटेलाइट को तोड़ेंगे, फिर वो तीसरे को, फिर वो चौथे को, और धीरे धीरे अपना जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है वो अनयूजेबल हो जाएगा। एक पूरा स्पेस जंग जमा हो जाएगा, और वो सिस्टम जिसके आप और हम लोग आदी है वो सब सिस्टम बंद हो जाएगा। मतलब ना इंटरनेट चलेगा, ना वेदर फोरकास्टिंग चलेगा। मतलब हम लोग अपने ही प्लैनेट पे बंद के रह जाएंगे, और ना जाने सदियों तक हम लोग स्पेस तक जा भी पाएंगे या नहीं। मतलब एक डार्क एज पे पहुंच जाएंगे। मतलब इंसानी जीवन खत्म नहीं होगा, बट हम लोग ना जाने कितने साल पीछे चले जाएंगे। बराबर। और स्पेस तक हम लोग जा ही नहीं पाएंगे बिकॉज हमारा जो पूरा सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो गया है। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप सोचोगे कि इतना क्यों, ये लोअर ऑर्बिट ये इतना 2.8 डेज पे क्यों चला गया। अभी ये जो सैटेलाइट है ये टोटल एट प्रेजेंट कितनी सैटेलाइट है, तो 14,000 सैटेलाइट अपने अर्थ के ऊपर घूम रही है। अच्छा, अभी अगर नंबर्स की बात करें तो 2018 में ये सैटेलाइट कितनी थी, तो 2018 में 4 से 5,000 थी। तो अभी आप ये देखोगे कि 2018 से लेकर 2025 में इतना ज्यादा नंबर कैसे बढ़ा, काफी ज्यादा बढ़ा है ना। तो अपने इलोन मस्क, स्टारलिंक, ठीक है, इनकी सैटेलाइट कितनी लॉन्च की है, तो 8,000 से ज्यादा तो इनकी ही सैटेलाइट है। तो ये इतना ज्यादा सैटेलाइट का बढ़ना ये एक कारण है कि आने वाले 3 दिन के अंदर अगर ये कंट्रोल मिस हो गया तो पहला कोलिजन हो सकता है। अब ये देख लेते हैं कि 2018 में ये पॉसिबिलिटी कितने नंबर पे थी। ठीक है, अभी साइंटिस्ट ने ये जो पॉसिबिलिटी है ना इसको एक क्लॉक का नाम दिया है, दैट इज क्रैश क्लॉक। तो 2018 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो क्लॉक थी वो 120 डेज पे थी। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है कि जो हमारा ऑर्बिट है वहां कम सैटेलाइट थी, बट आज की तारीख में 14,000 से ज्यादा सैटेलाइट है। बराबर। तो ये जो रिस्क है ये 3 डेज पे आ गया है, और ये नंबर कंटिन्यूस चेंज होते जा रहा है। मतलब बढ़ते जा रहे हैं सैटेलाइट, कम नहीं हो रही है, कंटिन्यूस बढ़ रही है। तो ये जो डेज है जो 3 दिन पे है वो आगे जाके 1 दिन पे भी आ सकता है, और मिनट में भी आ सकता है, और कुछ सेकेंड पे भी आ सकता है। तो ये देखकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। सही कह रहे हो सर। सही ज़्यादा सैटेलाइट्स का ऊपर ट्रैफिक बनने के वजह से
हम लोग पे वो जो खतरा है वो दिनों से लेके मिनटों में और मिनटों से लेके सेकंड्स में भी आ सकता है। बाप रे। यस जो मैं और स्टारलिंक जो कंपनी है, ठीक है, इन्होंने ही बताया है, पब्लिकली इन्होंने बताया कि ये जो 6 महीने में उन्होंने अपनी जो सैटेलाइट है वो कोलिजन होने से बचाई है। अच्छा। अभी कितनी बार, ये भी समझो कितनी बार, तो 1,46,000 टाइम्स पिछले 6 महीने में उन्होंने अपनी सैटेलाइट की पोजीशन चेंज की है ताकि कोलिजन ना हो। बाप। अभी सोचो अगर 1,46,000 टाइम्स उन्होंने यहाँ से कंट्रोल किया है, अगर एक यही टेंशन इन लोगों को ज्यादा है कि अगर ये कंट्रोल मिस हो जाएगा तो फिर गए हम लोग। करेक्ट। तो ये जो एलोन मस्क जी है ऊपर ब्लिंकिट सर्विस देते हैं क्या, इतना 6,000 एक ही दिन? वैसे ही ये वैसे ही कुछ समझो सर, जो इंसान मार्स तक जाने के सपने, वो तो लोअर अर्थ भी मतलब क्या कुछ नहीं हो तो नजदीकी है उनसे उसके लिए तो कुछ और मैं से जरा अपना ऐसा हाथ करना आप। मैं ये बोला था कि जिस हिसाब से मैं से डरा रहे हैं, ये जो थेनोस था, हाँ। मेरे को मैच सर में दिखने लगा। चुटकी बजाओ दुनिया खत्म। अरे सर उसके 5 हाथ में अंगूठियां थी, मेरे तो सिर्फ 2 ही हाथ में। वाह वाह, बराबर, इतना डरा दिया सर आप। काफी ज्यादा। मतलब मैं अब ये समझ रहा हूँ कि जो हम ह्यूमन है एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। और टिक 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 बजी जा रही है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। या तो इकोनॉमिकल क्राइसिस बोलो आ सकता है, या तो जियो कॉन्फ्लिक्टेशन हो सकता है। Correct. वो ना हुआ तो जो सर पे का लोग बोलते हैं कि आपके सर पे खतरा मंडरा रहा है, तो सच्ची का लगने लगा कि खतरा मंडरा रहा है। हाँ, अभी आपने सिक्के के दोनों पहलू देखे। एक तरफ वैभव सर, इनकी बातें जहाँ हम सुनते हैं हम काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि भविष्य में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो पाएगा। और दूसरी साइड हम महेश सर की बात सुनते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भविष्य कैसे डार्क एज में जा रहा है, लोग कैसे एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप इस सिक्के के कौन से बाजू में हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हम उम्मीद करते हैं अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।